प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा, पोस्ट कोविड काल में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री ने कहा, यूएन जैसी संस्थाएं विश्व की मौजूदा समस्याओं से निपटने में रही हैं विफल। प्रधानमंत्री ने G20 में अपने संबोधन में कहा, महामारी के दौरान भारत ने अपने नागरिकों की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के साथ ही जरूरतमंद देशों को भी की मदद। कहा, पोस्ट कोविड काल में अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की है जरूरत। G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी विश्व के नेताओं के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। देश भर में आज मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। राष्ट्रपति झारखंड के उलीहातू गांव में महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पर श्रद्धांजलि की अर्पित। मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित जनजातीय समागम को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की दी शुभकामनाएं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। राज्य की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में होगा मतदान। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को होगी वोटिंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने वाला प्रस्ताव पेश। प्रस्ताव में यूक्रेन में क्षतिपूर्ति के लिए रूस से हट जाने की मांग। प्रस्ताव के पक्ष में 94 सदस्यों ने दिया वोट, जबकि भारत समेत 73 देशों ने मतदान से बनाई दूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 17वें G20 शिखर सम्मेलन की। G20 के बाली शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। G20 देशों का ये 17वां शिखर सम्मेलन है। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हो रहा बाली शिखर सम्मेलन दुनिया के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए काफी अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सत्र के दौरान खाद्य सप्लाई चेन की निरंतरता बनाए रखने, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने और सुलभ वित्त पर जोर दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो बाली शिखर सम्मेलन के लिए आपको बता दें कि भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भारत के पास होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कोविड-19 की चुनौती के बाद रूस यूक्रेन के युद्ध से उपजे सप्लाई चेन संकट और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। G20 में प्रधानमंत्री कोविड महामारी और यूक्रेन के घटनाक्रम से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई, जरूरी चीजों के सप्लाई का संकट है बरकरार, यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं मौजूदा संकट पर निष्फल रही हैं। तो G20 में जो प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन को लेकर उन्होंने कहा, यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी पर वापसी राह तलाशनी होगी। बुद्ध और गांधी की धरती से विश्व को शांति संदेश देना है। और वहीं भारत ने कोविड के दौरान अपने 1.3 बिलियन नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। जरूरतमंद देशों की भी खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। उर्वरक की वर्तमान किल्लत दुनिया का एक बड़ा संकट है। तो खाद्य और खाद्यान्न दोनों सप्लाई को स्थिर और सुनिश्चित रखने की सहमति जरूरी है, इस पर भी जोर दिया गया। एनर्जी सिक्योरिटी वैश्विक ग्रोथ के लिए अहम एनर्जी सप्लाईज पर किसी भी तरह के प्रतिबंधों के खिलाफ है भारत। वहीं
विकासशील देशों को समयबद्ध और किफायती फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की स्थायी आपूर्ति अनिवार्य है। साथ बढ़े सशक्त बने की मंत्र पर G20 का बाली शिखर सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के लिए सतत विकास को बनाए रखने पर सम्मेलन के दौरान चर्चा होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी सम्मेलन स्थल पर की। अगले ही महीने से भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकें होंगी और ट्रोइका देशों में पहली बार सभी विकासशील देश शामिल होंगे। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील यानी G20 में वर्तमान अध्यक्ष पूर्व और आने वाले अध्यक्ष के साथ मिलकर ट्रोइका का गठन करता है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि G20 के संकल्प सतत रूप से जारी रहे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अनौपचारिक मुलाकात पर अमेरिकी राज्य विभाग के हिंदी प्रवक्ता जेड तरार ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री है और लोकतंत्र भारत और अमेरिका की दोस्ती का आधार है। हमारे साथ जेड तरार मौजूद है जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हिंदी स्पोक्स पर्सन है। सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन मिले G20 समिट में, एक वार्मथ और एक बेहतरीन केमिस्ट्री देखी। इस बॉडी लैंग्वेज को कैसे देखते हैं? G7 में भी उनका सेम तरह का इंटरेक्शन रहा था। मेरे ख्याल में आप तस्वीरों को देख के ही समझ सकते हैं कि ये एक गर्मजोशी है, बाहमी है राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी जी के बीच। और हाँ, ये भी है कि जो दोस्ती है अमेरिका और इंडिया के बीच, वो एक बुनियाद पे है। और बुनियाद ये है कि हम दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में। तो मेरे ख्याल में अगर आप जितने भी वैश्विक समस्या हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, उनको अगर आप देखें तो कोई ऐसा मसला नहीं है जिन पर अमेरिका और इंडिया एक साथ काम कर रहे हैं। G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेरे ख्याल में पूरी विश्व में वाहिद है, एक ही है। यानी कि जो G20 देश हैं वो 80% पूरी ग्लोबल इकॉनमी बनती है इससे। तो हम समझते हैं कि अगर हमने जो बहुत बड़े वैश्विक समस्या हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, उनको अगर हमने उनका मुकाबला करना है, उनका हल ढूंढना है हमने, तो हमने मिलकर करना है। तो यही उम्मीद है कि हम G20 के ज़रिए करेंगे और आगे आने वाले साल जब इंडिया का प्रेसिडेंसी हुआ वही हो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ओलीहाटू गांव में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनके आवास पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इससे पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के योगदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक जनजातीय समागम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति शाम को भोपाल स्थित राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भी शामिल होंगी और रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखेंगी। बुधवार को राष्ट्रपति दिल्ली वापस आने से पहले भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में भाग लेंगी और उन्हें संबोधित भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, जनजातीय समुदायों ने अपनी कला, शिल्प और कठिन परिश्रम से राष्ट्र के जीवन को समृद्ध किया है। जनजातीय समुदायों ने स्वाधीनता संग्राम में महान योगदान दिया। मैं सभी ज्ञात अज्ञात जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों, वीरों, वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। आजादी के बाद से देश की विकास यात्रा में जनजातीय लोगों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके विकास और समृद्धि के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 15 नवंबर की ये तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का एक विशेष दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक ही नहीं थे, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे।
आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज में शौर्य भी है और प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस भव्य विरासत से सीखकर भारत को अपने भविष्य को आकार देना है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित ऐसे ही अनेक म्यूजियम बना रहा है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में हमारे जनजातीय भाई बहन देश की हर योजना के, हर प्रयास के प्रेरणा भी रहे हैं और आरंभ में उनका स्थान भी रहा है। और वहीं बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर संसद भवन परिसर में आयोजित समारोह में देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य मंत्री बी मुरलीधरन, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता वीरेंद्र कुमार समेत अनेक सांसदों, मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर जनजातीय समुदाय के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जनजातीय समुदाय के कलाकारों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। अब बात गुजरात की। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। बृहस्पतिवार तक पर्चे वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का कल शाम समाप्त, आपको बता दें कि यह काम समाप्त हो गया। वहीं राज्य की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। इस चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को कराई जाएगी। इस बीच निर्वाचन आयोग वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को सरल और बाधा मुक्त मतदान सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव का शोर अब जोर पकड़ने लगा है। नामांकन के साथ ही प्रचार का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। आखिरी दिन तमाम नेताओं ने पर्चे भरे। सोमवार को क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी व भाजपा नेता रिवाबा जडेजा ने जामनगर सीट से नामांकन दाखिल किया। और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 12 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने अल्पेश ठाकुर को गांधीनगर दक्षिण और डॉक्टर राजुलबेन देसाई को पाटन विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सेब के डिब्बों की ड्रोन से डिलीवरी का परीक्षण शुरू हुआ है। इससे जुड़ा एक ट्रायल कामयाब भी हुआ है। इससे प्रदेश के ऐसे इलाकों को फायदा मिलेगा जहां सड़क सुविधा नहीं है। ऐसे में वायु मार्ग से फसल को मंडियों तक पहुंचाया जाएगा। इससे ज्यादा ऊंचाई और दुर्गम क्षेत्रों से कम समय में सेबों को नीचे लाया जा सकेगा। इससे सेबों की जो गुणवत्ता है वो भी बनी रहेगी। और वहीं मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने से हुए हादसे में 8 मजदूरों के शव बरामद हो गए हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं अन्य लापता लोगों की तलाश में बचाव दल अभी भी जुटा हुआ है। इस हादसे में 12 मजदूरों के लापता होने की जानकारी मिली है। पुलिस के अनुसार यह घटना सोमवार को करीब 3 बजे हुई, जब हंथियाल जिले के मौधड़ गांव में ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मजदूर खदान में काम कर रहे थे। तभी ऊपर से मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ।
घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। एसडीआरएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स के जवान मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में आज सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को राहत मिली है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 221 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में बना हुआ है। सोमवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई थी। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच के AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच इसे गंभीर माना जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस बीच बद्रीनाथ धाम में आज ताजा हिमपात हुआ। बर्फबारी होने के चलते तापमान लुढ़क गया। बद्रीनाथ धाम में मौसम पूरी तरह से सर्द हो चुका है और जबरदस्त कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है। जैसे जैसे कपाट बंद होने के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बद्रीनाथ धाम में तापमान और कम होता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। मुंबई के चेंबूर इलाके के शिवाशीष कॉम्प्लेक्स में बाटा शोरूम के बेसमेंट में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और गुजरात के मुंद्रा के गुंडाला गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। नर्मदा नहर में एक ही परिवार के 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों को बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि पानी लाते समय नहर में फिसली महिला को बचाने के लिए परिवार के सदस्य नहर में कूद गए थे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोमवार को यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार बनाने वाला प्रस्ताव पेश किया गया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से 94 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 14 ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं भारत सहित 73 देशों ने इसमें भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव के पारित होने पर रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का जिम्मेदार माना जाएगा और उससे यूक्रेन में हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा। पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र कांगो के सबसे बड़े शहर गोमा में M23 विद्रोहियों और सैनिकों के बीच लड़ाई तेज हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा। सैकड़ों लोग शहर से 15 किलोमीटर दूर के बाती गांव की ओर जा रहे हैं। सेना के एक प्रवक्ता ने इस विस्थापन की जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 20 अक्टूबर से उत्तर किवू में कम से कम 1,88,000 विस्थापित हुए हैं। M23 ने इस साल पूर्वी कांगो में एक बड़ी वापसी की है। अमेज़न के अरबपति संस्थापक जेफ बेजोस ने अमेरिका की गायिका, अभिनेत्री और समाजसेवी डॉली पार्टन को बेजोस करेज एंड सिविलिटी अवार्ड से नवाजा है। इस अवार्ड के तहत उन्हें $10 करोड़ यानी 8.11 करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया है। जेफ बेजोस ने पिछले हफ्ते अपनी पार्टनर न्यूज एंकर लॉरेन सांचेज के साथ इस पुरस्कार का ऐलान किया था। और वहीं भारत के एयर राइफल निशानेबाजों ने कोरिया के डाइगू में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में अपना दबदबा कायम रखा। प्रतियोगिता के चौथे दिन जूनियर और सीनियर दोनों 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत दर्ज करते हुए पदक अपनी झोली में डाले। मेहुली घोष और अर्जुन बबूता ने सीनियर का स्वर्ण पदक मैच 16-10 से किरण अंकुश जाधव और इलावेनिल वलारिवन पर जीत दर्ज की, जबकि जूनियर स्पर्धा में दिव्यांश सिंह पवार और रमिता ने हम वतन श्री कार्तिक सबरी राज रविशंकर और नैन्सी को 17-11 से हराया। वहीं 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में भारत के संदीप बिश्नोई ने स्वर्ण पर निशाना लगाया। भारत की कनिष्का डागर ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर यूथ एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया।
पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कचरा एक बड़ी समस्या रहा है। गली मोहल्लों से लेकर समुद्रों, नदियों से लेकर छोटे छोटे तालाबों तक में कचरा मिलना आम बात है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। कुछ जगहों पर प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के दिलचस्प तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर उपयोगी सामग्री बनाने का है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के 2 कलाकारों ने प्लास्टिक कचरे से ऐसी शानदार और टिकाऊ सामान बनाए हैं कि देखने वालों को हैरत होती है। देखिए। चेयर, टेबल, बेंच, कूलर, ट्री गार्ड, बच्चों के लिखने पढ़ने की सामग्री और भी बहुत कुछ। सब कुछ तैयार किए गए हैं प्लास्टिक के कचरे से। है ना दिलचस्प प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का इतना खूबसूरत अंदाज। ये कारनामा है उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के 2 आर्टिस्ट साक्षी और सरफराज का। प्लास्टिक वेस्ट के फील्ड में आने से पहले हम इवेंट प्लानिंग करते थे। मैं और सरफराज हम पार्टनर्स हैं इस काम को करने के लिए, और हम उस इवेंट प्लानिंग को जब करते थे, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते थे, मतलब जो डिस्पोजेबल्स होते थे, चम्मच होते थे, ग्लासेस होते थे डिस्पोजेबल वाले प्लास्टिक के, वो वेस्ट देख के हमें लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेनेस फैला रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो इसका क्या होगा? शादी तो हो गई, उसके बाद का क्या? तो इस चक्कर में फिर हमारा वहाँ मोटिवेशन बढ़ा कि हम इस पे कुछ काम करें। हमने अपनी आर्ट्स को प्लास्टिक में यूज़ करते हुए प्लास्टिक चीज़ें से हमने बनाया और इसको लगाना शुरू किया शहरों में। और हम कलेक्ट जो करते हैं प्लास्टिक, ये हम ड्राइव चलाते हैं। हिंडन नदी हमारे गाज़ियाबाद में, वहाँ से हम ड्राइव चलाते हैं। कॉलेजेस के बच्चे जो आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो सब आते हैं हमारे साथ, और हम लोग 20 से 25 लोगों का ग्रुप बना के सोसाइटीज़ में, हिंडन नदी पे, गाज़ियाबाद की स्ट्रीट्स पे हम जाके ड्राइव चला के वहाँ से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। साक्षी और सरफराज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए प्लास्टिक कचरे से दुनिया का सबसे बड़ा चरखा बनाने के साथ ही स्थानीय प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से भी उपयोगी चीजें बना रहे हैं। ये प्लास्टिक कचरे के बदले उपयोगी सामान बना कर देते हैं। ये देखिए गाजियाबाद जिले का भोजपुर आंगनवाड़ी केंद्र। यहाँ पर भी सजावट साक्षी और सरफराज के बनाए सामान की है। साक्षी और सरफराज ने प्लास्टिक कचरे से बने बच्चों के पढ़ने लिखने और बैठने के सामान भी उपलब्ध कराए हैं। प्लास्टिक कचरे से बने ये सामान बेहद खूबसूरत और मजबूत होने के साथ ही लोहे और लकड़ी के सामानों से कम खर्च में मिल रहे हैं। अभी कम से कम 8-9 महीने पहले के करीब ये वेस्ट मटेरियल की जो कुर्सियाँ हैं और जो टेबल आई हैं हमारे स्कूल के लिए, बच्चे बैठते हैं, मजबूत भी हैं, देखने में भी आकर्षक लग रही हैं, सुंदर हैं। इन कलाकारों ने अपनी कला का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से पर्यावरण को बचाने और स्वच्छता को अपनाने के साथ ही प्लास्टिक कचरे के अद्भुत प्रबंधन का संदेश दिया है, वो अन्य लोगों को भी एक राह दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं अब दिल्ली के एम्स अस्पताल में ओपीडी में दिखाने के लिए आपको सुबह 8 बजे से लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। एम्स के ओपीडी में दिखाने के लिए स्लॉट सिस्टम शुरू किया गया है, यानी अब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तो एक समय का स्लॉट भी मिलेगा, ताकि आप उसी समय पर जाकर डॉक्टर से दिखा सकें। साथ ही इमरजेंसी में कितने बेड खाली हैं और कितने मरीज भर्ती हैं, इसके लिए एम्स के वेबसाइट पर डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है, जिसमें आप लाइव बेड की स्थिति जान सकेंगे। अब एम्स पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है, और क्या कुछ बदलाव किया गया है, देखिए हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की इस खास रिपोर्ट में। अब नई दिल्ली एम्स के ओपीडी में दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी आपको सुबह 8 बजे से लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। अब एम्स ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए स्लॉट सिस्टम शुरू किया गया है। अब मरीज अपने निर्धारित समय पर आएंगे और डॉक्टर से दिखाकर चले जाएंगे। एम्स में 3 स्लॉट मरीजों को दिए जा रहे हैं, सुबह 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे और 11 से 12 बजे का स्लॉट। मरीज उसी समय आकर डॉक्टर से दिखा सकेंगे। इससे ओपीडी में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी और मरीजों को लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाले मरीजों और बिना अपॉइंटमेंट वाले मरीजों को भी स्लॉट दिया जाएगा। एम्स में हर दिन 8 से 15,000 मरीज ओपीडी में आते हैं। स्लॉटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। पहले क्या होता था, सब लोग 8 बजे 9 बजे आते थे,
पूरा दिन का अपॉइंटमेंट उनका वही होता था। अभी 9 बजे से 10 का एक स्लॉट होता है, 10 से 11 का होता है, 11 से 12 होता है, ताकि उनको जो अलर्ट मिलती है, SMS अलर्ट मिलती है, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके हिसाब से वो लेट भी आ सकते हैं। और यहाँ आने के बाद हम ये प्लान कर रहे हैं कि बड़ा सा एक रिसेप्शन एरिया यहाँ पर होगा जहाँ उनको बिठा सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोग एक ही जगह पर आएंगे तो भीड़ हो जाएगा, तो केओस हो जाता। उसके लिए हम वो भीड़ की क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग। एम्स नई दिल्ली ने पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड की शुरुआत की है, ताकि इमरजेंसी के बिस्तर और इलाज कराने के लिए प्रतीक्षारत मरीजों का रियल टाइम डेटा उपलब्ध हो सके। वेबसाइट पर जाकर डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं कि कितने बेड खाली हैं, कितने मरीज भर्ती हैं और कितने भर्ती के इंतजार में हैं। डैशबोर्ड पर इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर के बेड की स्थिति भी आप देख सकते हैं। जैसे हमने डैशबोर्ड डाला है, जो से पब्लिक में दिखाई जाएगी कि कितने पेशेंट्स अंदर है, कितने बेड हमारे पास वैकेंसी है। और हम CT-MRI के पास जाके देख सकते हैं कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम पूरा स्ट्रेच कर दिया, हमारा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज चल रहा है अभी। OPD हो, CT-MRI हो, इमरजेंसी हो, सर्विसेज हो, उसका पूरा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सर्विसेज हम दे पाएंगे पेशेंट्स को हम देना चाहते हैं। एम्स एक टर्सरी सेवा वाला अस्पताल है, जहां गंभीर मरीजों के इलाज की बेहतर सुविधा है। ऐसे में अगर देश के दूसरे राज्य के मरीज रेफर होकर आते हैं तो बेहतर होगा। हम ये चाहते हैं कि पेशेंट रेफरल के साथ आए, क्योंकि क्या होता है, सारे पेशेंट्स एक ही बार आ जाएंगे तो हमारा रिसोर्सेज स्ट्रेच हो जाता है, हमारा मैन पावर भी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन में है, वो मुश्किल हो जाती है। अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे, मान लो एम्स बिहार के हैं, यूपी के हैं, जो भी मेडिकल कॉलेजेस स्टेट के हैं, वहाँ से अगर रेफरल पे टाइम पे आ जाते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो प्लानिंग होती है वो अच्छा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अनप्लान्ड आएंगे, विदाउट अपॉइंटमेंट आएंगे तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होता है इसमें से। जब से एम्स के नए निदेशक डॉक्टर V श्रीनिवास ने पदभार संभाला है, तब से वे मरीजों की सुविधा को बेहतर करने के लिए कई कदम उठा चुके हैं। अब एम्स में MRI और CT स्कैन 24 घंटे काम कर रहे हैं, ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके और उनको लंबा इंतजार नहीं करना पड़े। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को भी हो सकता है मोतियाबिंद। जी हां, बच्चों में होने वाले मोतियाबिंद के बारे में अधिक जानने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सफेद मोतिया या मोतियाबिंद बच्चों में दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। सफेद मोतिया होने पर बच्चे की आंख का लेंस प्रभावित होता है, उसमें धुंधलापन या सफेदी आ जाती है और बच्चे की दृष्टि प्रभावित हो जाती है। पीडियाट्रिक मतलब बच्चों के कैटरैक्ट हमारे यहाँ 13 से 15 तक होते हैं। दैट मीन्स हर 10वां बच्चा जो 10,000 बच्चों में पैदा होता है उसको कैटरैक्ट होने की चांसेस होती हैं। एक बीमारी होती है ग्लेक्टोसीमिया, उससे हो सकती है, या बच्चों में मैलन्यूट्रिशन उससे हो सकता है, या बच्चों के आंख में चोट लगी हो उससे हो सकता है। और एक पाया गया है कुछ सिंड्रोम जैसे कंसेंगुइनस मैरिज, अगर फैमिली में शादी हो तो उनमें कंजेनिटल कैटरैक्ट होने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब इसमें पता कैसे चलता है, और इसको हम जितना जल्दी ऑपरेट करके इनमें लेंस या उनको चश्मा दें तो उनकी रोशनी हम पूरी बचा सकते हैं। किंतु अगर हम इसमें डिले करते हैं तो बच्चों को आंख में टेढ़ापन रह सकता है इनमें, और आंख की थिरकन कभी रुकेगी नहीं इन आँख की, और आगे चल के ये अंधता में परिवर्तन हो सकता है। यदि मोतियाबिंद की पहचान जल्द कर बच्चे को सही समय पर इलाज मिल पाए तो उसकी दृष्टि को खोने से बचाया जा सकता है। सफेद मोतिया बच्चों में दृष्टिहीनता का एक ऐसा कारण है जिससे बचाव किया जा सकता है। बच्चे में सफेद मोतिया होने पर उसकी जल्द पहचान और सही इलाज आवश्यक है। यदि इलाज में देर हो तो बच्चे की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। मोतिया है तो उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करें, क्योंकि अगर ये रोशनी अंदर नहीं जा रही है तो रेटिना की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी इस मरीज़ की, और आगे जाकर ये अंधता में पूरे में बदल जाएगी। सो इन पेशेंट्स का ऑपरेशन पॉसिबल है। पेरेंट्स को देखना है, या तो बच्चा आँख का तिरछापन होता है आँख में, या धूप में जाता है तो आँख बंद कर लेता है, एक या दोनों आँखों को, या आँखों में थिरकन होती है, आँख हिलती रहती है और रुकती नहीं है। इसका मतलब है कि उसके अंदर रोशनी नहीं जा रही है और आँख की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा बच्चे आँख मलते रहेंगे, या कोई भी वस्तु या टीवी को बहुत पास जाके देखते हैं,
उसमें चश्मे की कमी भी हो सकती है और मोतिया भी हो सकता है। सो इन पेशेंट्स को डॉक्टर के पास ले जाना है। वो आपकी आंख में 2 बूंद डालेंगे पुतली फैलाने की दवाई की, उसके बाद आंख की रोशनी की जांच करके बता देंगे मोतिया है या नहीं है। सो सबसे जागरूकता ये ज़रूरी है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो और आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, पीडियाट्रिक्स को इंजेक्शन लगवाएं, तो उस वक्त मैं चाहूँगा आपसे कि आप 1 बूंद दवाई की डलवा कर आँख में उसके आँख के पर्दे की और आँख की जाँच भी कराएँ। इसके कारण हम इस चीज़ को जल्दी पकड़ सकते हैं। बच्चे में मोतियाबिंद होने पर यदि इलाज में देरी हो या सही समय पर इलाज न हो पाए तो इससे दृष्टि को क्षति हो सकती है। बच्चे में जीवन भर के लिए अंधता या दृष्टिहीनता हो सकती है। आवश्यक है कि बच्चे को नियमित रूप से समय समय पर नेत्र जांच के लिए अवश्य ले जाएं, जिससे उसकी दृष्टि में हो रहे बदलाव की पहचान हो सके और किसी भी नेत्र रोग को जल्द पहचाना जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।